हेलो स्टूडेंट्स, आज से जो वीडियोस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट आर गोइंग टू बी प्रीवियस ईयर पेपर्स के कुछ सॉल्यूशंस प्लस उसके साथ साथ हम टॉपिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो निमसेट के लिए प्रिपरेशन करने वाले, एमसीए के लिए प्रिपरेशन करने वाले वो स्टूडेंट्स जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस ढूंढते हैं या देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जो वीडियोस अब इसके बाद आप कंटिन्यूएशन में देखेंगे मेरे, उन वीडियोस में आज के वीडियो में मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कवर करने जा रही हूँ और प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जितने भी क्वेश्चंस करीब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक बेस्ड आए हैं वो क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसी तरीके से आने वाले वीडियोस में आप वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर पेपर्स की और भी बाकी सारे टॉपिक्स जैसे प्रेपोजिशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, टेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी आते हैं निमसेट के एग्जाम में जो हेल्पफुल रहेगा आपको, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उस हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड हम आज ये देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में कितने क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। बट कीप दिस इन माइंड, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, उन दोनों के बीच का एक अग्रीमेंट है। हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज जो हम बात करेंगे उससे रिलेटेड कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, बट एट द सेम टाइम क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वो तो डिस्कस करेंगे, बट इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने चाहिए। उससे रिलेटेड वीडियोस आपको आने वाले कुछ टाइम में ज़रूर मिलेंगे जो कि टॉपिक बेस्ड होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ वो रूल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही रीसेंट पेपर में से लिखा हुआ है, 2022 के पेपर का है, 2022 का। बट इसको सॉल्व करने से पहले लेट मी शो यू कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए सो दैट इट बिकम्स ईजी टू सॉल्व क्वेश्चंस। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया दैट अगर आपका सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का जो अग्रीमेंट है, वर्ब सिंगुलर हो सकता है, वर्ब प्लूरल हो सकता है। आई होप एवरीवन नोज कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है। सब्जेक्ट जो कि नाउन का रोल प्ले करता है, जो मेन सब्जेक्ट होता है, जो करता है, जो काम कर रहा है, और वर्ब एक्शन है उस सेंटेंस का। लेकिन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, और यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स ही मिलते हैं। क्योंकि मैं वो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके रिपीटेटिव आते हैं, तो आप समझ सकते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ऑन द डे ऑफ द रैली nothing but the heads of people were seen in the गांधी मैदान। अब अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या होगा? आपको सबसे पहले सोचना है कि सब्जेक्ट क्या होगा और उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या यूज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द डे ऑफ द रैली, यहां से हमारा कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सो सब्जेक्ट अगर हम देखें तो नथिंग, उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स के हिसाब से देखें तो आपको बुक्स में नथिंग बट, एवरीथिंग बट, इस तरीके के रूल्स में मिलेगा। सो नथिंग बट द हेड्स ऑफ पीपल वर सीन इन द गांधी मैदान। अगर आपको अग्रीमेंट के हिसाब से चलना है तो आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप ये समझ सकें कि सब्जेक्ट क्या होगा। सो हियर द सब्जेक्ट इज नॉट हेड्स, सब्जेक्ट इज नॉट पीपल, सब्जेक्ट इज नथिंग, और नथिंग के हिसाब से आपको अपना वर्ब चूज करना है। तो सोच के देखिए कि नथिंग के बाद वॉज लगना चाहिए या वर लगना चाहिए। सो नथिंग के बाद जो अप्रोप्रिएट होगा वो वॉज होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो हम वॉज और वर के बीच में से चूज कर रहे हैं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो हम इज और आर के बीच में से भी चूज कर रहे होते। सो अभी के हिसाब से ये वाला जो सेंटेंस है, सो नथिंग, आप इन सबको ब्रैकेट में कर दीजिए। सो नथिंग वॉज सीन इन द गांधी मैदान, बट द हेड्स ऑफ पीपल, आप सबको ब्रैकेट में कर लीजिए। आप अगर ये माइंड में बिठा लेंगे कि ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो आपके लिए इजी हो जाएगा नथिंग के हिसाब से वर्ब को चूज करना। इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सेंटेंसेस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को सही से डिफाइन करते हैं। आपने ऐसे भी सेंटेंसेस सुने होंगे जिसमें द CEO एंड से कनेक्टेड है
और उसके बाद फिर से द लिखा हुआ है एंड द सेक्रेटरी, और इसके बाद आपको चूज करना होता है वर्ब कौन सा फॉलो करेगा। तो इसका भी एक रूल होता है, अगर द आर्टिकल और द आर्टिकल दोनों लगे हुए हैं तो एक अलग रूल होगा, और अगर द लिखा हुआ है और इधर द नहीं लिखा है तो एक अलग रूल होगा। ये भी रूल हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक, निमसेट के पेपर में ये वाला रूल पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं, और आप अभी इस वीडियो में देखेंगे भी कि कितने क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए हैं। कुछ तो मैंने इंक्लूड किए, कुछ नहीं भी इंक्लूड किए। सो कंपाउंड सब्जेक्ट्स इन्हीं को कहते हैं। जब आप एंड से कनेक्ट करते हैं दो सब्जेक्ट्स को तो उनको कंपाउंड सब्जेक्ट्स कहा जाता है। बट आज का जो टॉपिक है वो इस पे बेस्ड है। आइए अब मैं क्वेश्चन दिखा रही हूं आपको और फिर हम रूल पे फिर से वापस आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब का चूज करना है। 2022 का क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज एसोसिएट्स डैश द मीटिंग। एक रूल होता है, इसको आप ये जो अलोंग विद लिखा हुआ है इसको आप एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, इसको आप कनेक्टिव्स कह सकते हैं। इस तरीके के वर्ड्स जो एंड जैसे ही, जैसे कि एंड दो सब्जेक्ट्स को अभी आपने देखा कनेक्ट कर रहा था, सीईओ और सेक्रेटरी वाले को, वैसे ही एंड जैसे ही कुछ और भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो दो सब्जेक्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। वो अलोंग विद हो सकता है, टुगेदर विद हो सकता है, इंक्लूडिंग हो सकता है, बिसाइड्स हो सकता है। इस तरीके के काफ़ी सारे ऐसे कनेक्टिव्स होते हैं जो एंड की तरह ही दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ऐसे जो दो ये कनेक्टिव्स होते हैं इनके लिए रूल क्या चलता है आपको वो देखना है। कुछ में रूल ये चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो नियरेस्ट वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और कुछ का रूल ये होता है कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इस वाले सेंटेंस को अगर हम देखें, सो द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज एसोसिएट्स आर, ये ऑप्शन है, आर अटेंडिंग द मीटिंग। द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज एसोसिएट्स अटेंड द मीटिंग, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज एसोसिएट्स इज अटेंडिंग द मीटिंग, एंड द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज एसोसिएट्स अटेंडिंग द मीटिंग। सो अटेंडिंग और अटेंड तो करेक्ट साउंड नहीं कर रहा है, ग्रामेटिकली गलत है। आपको चूज करना है या तो इज या फिर आर, विच, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इज, एम, आर में से कुछ चूज करना है। दोनों में ही ऑप्शन आपको अटेंडिंग और अटेंडिंग मिल रहा है, डिपेंड्स ऑन कि आप कौन से सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। यही इसका रूल है। लेट्स सी द रूल। रूल देखते हैं आप। सो हियर इज द रूल। ये रूल है, अगर कोई दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, besides, like, unlike, etc. से connected हो, these are the two subjects। ये हो गया subject 1, ये हो गया subject 2। अगर आपको बीच में connectives के तौर पर इन words में से कोई भी word मिलता है, accompanied by, including, excluding, इस तरीके का कोई भी word आपको connectives के तौर पे मिलता है, आपका जो subject होगा that will be subject, verb agrees with the first subject। जो first subject होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब को चूज किया जाएगा। ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो कनेक्टिव्स के साथ में जो सब्जेक्ट एसोसिएटेड है, जो अटैच्ड सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, और हम सिर्फ फर्स्ट वाले को ही सब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। क्योंकि हम ये फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे होते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। अगर आपको सिंगुलर लगाना है तो भी उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लूरल लगेगा तो भी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। और ये हो गया आपका ब्रैकेट वाला पार्ट, यानी कि एडिशनल पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आइए अब क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सो द क्वेश्चन वाज द प्रिंसिपल along with his associates dash the meeting। I hope now you have got the answer। Principal is subject 1,
एंड अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट्स है सब्जेक्ट टू। अगर आप एसोसिएट्स के हिसाब से लगाते तो आप आर अटेंडिंग लगाते, बट क्योंकि हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है तो हम द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सो इट शुड बी द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद हिज एसोसिएट्स इन ब्रैकेट्स इज अटेंडिंग द मीटिंग। दिस इज द राइट आंसर। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस वाज फ्रॉम 2022। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स सी वो कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन जो है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 2022। सो एक एग्जाम में आपको 2 क्वेश्चंस तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के मिल गए, एंड दिस मेक्स द टास्क ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के लेट्स से 10 से 15 रूल्स है, और जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ रूल्स भी पढ़ लेंगे तो उनके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और 2 क्वेश्चंस एक टॉपिक से सॉल्व हो जाए और करेक्ट आंसर आ जाए, क्योंकि उसके रूल्स ही इतने लिमिटेड हैं, वो और भी आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए फोकस करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करना है। आपको स्टेटमेंट देखते ही पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। ये नीदर और नॉर पे बेस्ड क्वेश्चन है। नीदर पीटर नॉर आई डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। आपको सिर्फ ये रूल आना चाहिए कि ईदर और के साथ, नीदर नॉर के साथ कौन सा वर्ब फॉर्म लगता है, और उसी के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। देखते हैं कि रूल क्या है। ओके, सो द रूल इज ईदर और, ये बीच में जो डॉट्स बने हुए हैं इसका मतलब है कि बीच में आपको सब्जेक्ट लगाना है। सो ईदर सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, नीदर सब्जेक्ट 1 नॉर सब्जेक्ट 2। नीदर के साथ नॉर लगता है, ईदर के साथ में और लगता है। प्रोनाउंसिएशन आइदर और भी हो सकता है, नाइदर नॉर भी हो सकता है, और ईदर और नीदर नॉर भी हो सकता है। सो ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। इसी तरीके से ये नीदर और नॉर भी है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। हो सकता है किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट लिखा हो, जैसे रोहित, नॉर, और उसके बाद कोई सब्जेक्ट दूसरा लिखा हो। सो सिर्फ नॉर भी यूज हो सकता है, सिर्फ और भी यूज हो सकता है। एक और ध्यान रखेंगे एक्सप्रेशन विच इज नॉट ओनली सब्जेक्ट और उसके बाद में बट ऑल्सो और फिर से सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 2। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस में ईदर और, नीदर नॉर या ये वाले फॉर्म के एक्सप्रेशंस मिलते हैं, तो आपका जो वर्ब होगा दैट विल अग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। जो भी वर्ब जहां पर भी लगा होगा, जैसे लेट्स सपोज करिए वर्ब आपको यहां पे फिट करना है, तो इसके हिसाब से नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? सब्जेक्ट 2। तो क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट 2 होगा, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। ओके, इसके हिसाब से नहीं लगेगा। फर्स्ट वाले रूल में हमने क्या किया था? फर्स्ट वाले को सब्जेक्ट ट्रीट किया था, और उसके साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, जिसके साथ में कनेक्टिव के साथ में सब्जेक्ट था, उसको कंसिडर नहीं किया था। फर्स्ट वाले के हिसाब से ही हमने वर्ब लगाया था। यहां पर वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट, तो जो भी सब्जेक्ट नियरेस्ट होगा वर्ब के, उसके हिसाब से आप लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंस। नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स। अब देखिए, एक प्लूरल जा रहा है और एक सिंगुलर जा रहा है। सो नॉट ओनली रोहन, रोहन के हिसाब से अगर लगना चाहिए तो वॉज लगना चाहिए, पेरेंट्स के हिसाब से अगर लगना चाहिए तो वर लगना चाहिए। अब नॉट ओनली, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, सो नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वॉज या फिर वर प्रेजेंट इन द वेडिंग। आपने क्या पढ़ा है कि सब्जेक्ट, वो वाला सब्जेक्ट चूज करेंगे जो नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? इधर देखते हैं, ये रहा वर्ब आपका, हेल्पिंग वर्ब। अब इसके हिसाब से नियरेस्ट सब्जेक्ट हो गया पेरेंट्स। सो नॉट ओनली रोहन बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स वर विल बी द आंसर, वर प्रेजेंट इन द वेडिंग। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब वापस जाते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा 2022 में जो पूछा गया था। The question was neither Peter nor I। अगर रोहन है और रोहित है तो दोनों में से वर्ब चूज करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे I के साथ में am लगता है और पीटर के साथ में
इज लगेगा या फिर वॉज लगेगा, इस तरीके से चूज किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आए, बट अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो रूल के हिसाब से जो करेक्ट होता है आपको सिर्फ वही ऑप्शन चूज करना है। So neither Peter nor I dash responsible for this blunder. So nor I am responsible for this blunder. I के साथ में are नहीं जाता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला सब्जेक्ट है। I के साथ में सिर्फ एक वर्ब फॉर्म लगता है विच इज am. तो जो आंसर होगा वो होगा am responsible for this blunder. आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का पूरा वीडियो जो होगा वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड है। तो मैं सारे जो भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड हैं और अलग अलग पेपर्स से लिए गए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2014 का क्वेश्चन है। मैनी डैश फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। वैसे तो ये एक मेटाफर है जिसको यूज़ कर लिया गया है ग्रामर के सेंटेंस के लिए, बट ये एक मेटाफर है। सो अगर आप इसके बारे में इसका मीनिंग क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। सी एवरीवन नोज कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब लगता है। सबको पता है कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में आप प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में आपको वर्ड मिल रहा है मैनी, अ ग्रेट मैनी या फिर अ गुड मैनी, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स या इस तरीके से, बोथ, सेवरल, वेरियस, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, द फ्यू, इस तरीके से अगर आपको वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं तो मैनी के बाद आप कौन सा लगाएंगे? मैनी का मतलब ही है, मैनी के बाद क्या लगेगा? पीपल या फिर मैनी पर्सन? मैनी पीपल ही लगेगा। इसी तरीके से मैनी स्टूडेंट लगेगा या मैनी स्टूडेंट्स लगेगा? मैनी स्टूडेंट्स लगेगा। तो क्योंकि इसके बाद में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है। ये जितने भी वर्ड्स हैं, मैंने सबसे पहले मैनी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में बहुत ही ईजी रहेगा। आप इसको दिमाग में रख सकते हैं क्योंकि सबसे पहला वर्ड मैनी है एंड एवरीवन नोज कि मैनी के साथ में स्टूडेंट्स लगता है, मैनी के साथ में पीपल लगता है, मैनी के साथ में प्लूरल कोई सब्जेक्ट लगता है। सो बिकॉज एवरीवन नोज दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो अगर आपको ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी नहीं भी आता है या मैनी ऑफ, सेवरल, वेरियस, फ्यू, ये वाले वर्ड्स यू कैन कीप दीज इन माइंड, कीपिंग मैनी इन माइंड। ये आपको आसानी से याद हो सकते हैं अगर आपके दिमाग में ये वाला वर्ड है तो। इन सारे वर्ड्स के साथ प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा और प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्योंकि मैनी पीपल अगर लिखा है तो मैनी पीपल आर होगा या मैनी पीपल इज होगा? एवरीवन नोज मैनी पीपल आर होगा, मैनी स्टूडेंट्स आर होगा, वर होगा, तो प्लूरल वर्ब चूज करेंगे। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट नहीं आएगा, प्लूरल नाउन नहीं आएगा? वो है मैनी अ। अगर किसी सेंटेंस में मैनी सिर्फ नहीं लिखा है, मतलब मैनी प्लस सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैंने जब यहाँ पर आपके सामने बोला मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी के बाद में मैंने सीधे सब्जेक्ट लगा दिया और मैंने आपसे कहा कि ये जो सब्जेक्ट होता है ये प्लूरल होता है। बट अगर आपको ये वर्ड के बाद में एक आर्टिकल मिल जाए विच इज अ, जिससे कि ये पढ़ने में हो जाएगा मैनी अ, तो मैनी अ के बाद आप स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते, तब आप लिखेंगे मैनी अ स्टूडेंट। वहां पर आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और सिंगुलर नाउन के साथ में आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। पहला वाला रूल भी बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिपीटेटिव पूछे गए हैं। ये वाला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी अ के बाद चूज अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, लेट्स सी। मैनी अ कार हैज बीन स्टोलन। ये देख लीजिए आप, मैनी अ लिखा है, वी हैव चूजन कार नॉट कार्स, उसके बाद हमने वर्ब जो चूज किया है हैज चूज किया। इससे आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट एक बार मैं सारे स्टूडेंट से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की जानकारी है कि नहीं है। आई होप सबको पता है क्योंकि इज एंड वॉज ये सिंगुलर, हैज़ सिंगुलर में ही ट्रीट किया जाएगा, और अगर आर लिखा हुआ है तो वो प्लूरल हो जाएगा, वर लिखा है तो प्लूरल हो जाएगा, और हैव लिखा है तो वो
प्लूरल हो जाएगा। ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है। लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन वाज मैनी अ डैश। पहले तो ग्रामेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेटाफर का मीनिंग क्या है वो देख लेंगे। सो क्वेश्चन तो बड़ा इजी हो गया है क्योंकि यहाँ पे इज लगा हुआ है। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। ये दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। एक, अगर आपको ये मेटाफर पता है कि किस पोएट ने यूज किया है या कहाँ पर किस लिटरेचर के बुक में यूज किया गया है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट सिर्फ अ से कंप्लीट होगा। और अगर आपको नहीं पता है और ग्रामर का रूल पता है मैनी अ वाला, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, आप इससे भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सूट करे। हो सकता है कभी कभी आपने कुछ स्टेटमेंट्स पहले से ही पढ़ रखे होते हैं किसी बुक में, कहीं पर आप अगर ऑब्जर्वेंट हैं, आप देखते रहते हैं, चीज़ों को सुनते रहते हैं, तो हो सकता है आपने सुन रखा हो। अगर सुन रखा है बहुत अच्छी बात है, वो बिना ग्रामर के रूल के भी सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सुन रखा है तो कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया। अब इसका मतलब ये है मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, जैसा लिखा है उसके हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, बहुत सारे मुरझा जाते हैं, और हो सकता है कोई ऐसे डेजर्टेड प्लेस पे हो जहाँ पे कोई उनको देखता भी ना हो। इसी तरीके से ये मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारे ऐसे डीड्स करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत हीरोइक हो सकती हैं वो एक्टिविटीज़, जो अनसीन रह जाती हैं, जिनके बारे में कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं किया जाता, किसी को पता भी नहीं चलता है, लेकिन वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो एक्ट्स होते हैं, वो बहुत हीरोइक होते हैं। ये उससे रिलेटेड एक मेटाफर है जो कि यूज़ किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4 है रीराइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग द एरर। ईजी हो जाता है क्वेश्चन अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाए और 4 ऑप्शंस में पूरा सेंटेंस लिखा हो, जिसमें मीनिंग समझ में आ रहा हो, सेंस समझ में आ रहा हो। इनफैक्ट इट इज़ गुड कि निमसेट के पेपर्स में जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, इनफैक्ट किसी भी पेपर में जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो कोई भी ज़्यादा वोकैबुलरी यूज़ नहीं होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो वोकैब से घबराते हैं, जिनको लगता है ऑल्दो आनी चाहिए वोकैबुलरी, लेकिन जिनको लगता है कि वो वोकैब में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए भी ये वाला टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है। शी वॉज, स्टेटमेंट ये है, शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ये स्टेटमेंट है, इसको आपको करेक्ट करना है। अब चेंजेस क्या है ये पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल भी एक्सप्लेन करूंगी। शी वॉज वन ऑफ द एवरेज, बस यहाँ पे एस लगा दिया गया है स्टूडेंट में और बाकी स्टेटमेंट सेम है। शी इज कर दिया गया है, इसको प्रेजेंट टेंस में कर दिया गया है, जबकि प्रेजेंट हो या पास्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस हिसाब से ये वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। शी वॉज वन अमंग द, इसमें अमंग का यूज किया गया है, एंड शी इज एन एवरेज स्टूडेंट, इसमें वन ऑफ द की जगह पर एन को यूज कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया वन ऑफ द को एन से। अब आइए देखते हैं कि रूल क्या कहता है। अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि बार बार जो क्वेश्चन है वन ऑफ द पे ही फोकस हो रहा है, यहाँ पे वन ऑफ द है, यहाँ भी है, यहाँ पे वन अमंग द, यानी जितने भी चेंजेस किए जा रहे हैं वो वन ऑफ द में किए जा रहे हैं। तो रूल किस पे बेस्ड होगा? वन ऑफ द पे बेस्ड होगा। सो जो रूल है दैट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द एंड वेरी इजी और बहुत ही रिपीटेटिव है। मैं बार बार ये बात आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं निमसेट में, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है उन क्वेश्चंस को स्कोर करना, उसके आंसर्स फटाफट से सॉल्व करके, एंड नॉट इवन अ मिनट आपको स्पेंड करना पड़ेगा। मतलब आपका टाइम भी बहुत बचता है इन क्वेश्चंस को अगर आपको चूज करना हो। इफ़ यू टेक अ ग्लांस, आपको एक बार में पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को माइंड में रखते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हेल्प देते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जहां कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको वन ऑफ द मिले, उसके बाद में हमेशा आप एक प्लूरल नाउन चूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब को चूज करेंगे। दैट्स इट, इतना ही रूल है। इसको मैं हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब सोच के देखिए, अगर लिखा हुआ है वन ऑफ द स्टूडेंट्स,
तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? स्टूडेंट्स में से कोई एक। वन ऑफ द मेंबर्स, तो उन सारे मेंबर्स में से कोई एक। सो जब एक की बात हो रही है तो अकॉर्डिंगली वर्ब कौन सा लगना चाहिए? सिंगुलर लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि खूब सारे लोगों में से एक की बात हो रही है तो हम कौन सा नाउन लगाएंगे? प्लूरल नाउन लगाएंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में से कोई एक। सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने प्लूरल नाउन को चूज किया। और अगर हम एक बच्चे की बात करें, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं बट वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्टूडेंट, तो जब हम वन स्टूडेंट की बात करें तो वर्ब कौन सा चूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब चूज करेंगे। आपको भी उसी हिसाब से करना है। सो वन ऑफ, अब सोच के बताइएगा कि वन ऑफ के बाद में अगर देम चूज करें तो करेक्ट रहेगा कि रॉन्ग रहेगा? वन ऑफ देम प्लूरल है, करेक्ट रहेगा। ठीक है, सो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वन ऑफ द बॉयज वॉज प्लेइंग चेस। बहुत ही इजी सा है और ये सेंटेंस करेक्ट भी है। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज है आपका प्लूरल नाउन और वॉज है आपका सिंगुलर वर्ब। अब ये सिंगुलर वर्ब इज भी हो सकता है, सिंगुलर वर्ब वॉज भी हो सकता है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड प्रेजेंट और पास्ट में। मैंने अभी आपको बताए थे कुछ सिंगुलर वर्ब्स और कुछ प्लूरल वर्ब्स अभी इसके पहले, जिसमें मैंने आपको क्लियर भी किया कि चाहे इज लिखा हो चाहे वॉज लिखा हो, दोनों ही सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। वैसे ही चाहे आर लिखा हो चाहे वर लिखा हो, एक प्रेजेंट है एक पास्ट है, दोनों ही प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका सिंगुलर वर्ब। मैंने पूरे टॉपिक में सिर्फ बात की है नाउन की, सब्जेक्ट की और वर्ब की। अगर आपको सिर्फ ये 3 वर्ड्स पता हैं तो आप इससे रिलेटेड रूल्स आराम से पढ़ सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आज के वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कुछ रूल्स डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स से रिलेटेड आए। इसके अलावा भी और रूल्स हैं। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो आई होप अब तक तो आंसर भी समझ में आ ही गया होगा आपको। सो आंसर कौन सा होगा? शी वॉज वन ऑफ द एवरेज स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल हमें चूज करना है, ऑफ द क्लास। अब ये आंसर करेक्ट होगा, ए वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आप समझ गए हैं तो आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया। देखते हैं क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स डैश टू यूरोप। कौन सा कनेक्टिव यूज हुआ है? अकम्पनीड बाय, दिस इज अ कनेक्टिव, ये कनेक्टिव यूज किया गया है। रूल नंबर 1 जो था अलोंग विद, टुगेदर विद वाला, याद है आपको? अगर तो वो ही रूल एप्लीकेबल होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में भी। उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट लगता है, नियरेस्ट के हिसाब से वर्ब चूज करते हैं या फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चूज करते हैं, वो ही याद आ चुका होना चाहिए अभी तक। अगर याद आ गया है तो दैट मीन्स आपको रूल नंबर 1 समझ में आ गया। सो द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, मैं फिर से बता दे रही हूँ, इन सब को कर दीजिए ब्रैकेट में। ये सब्जेक्ट 1 है, द प्रेसिडेंट, दिस इज सब्जेक्ट 1, ये हो गया आपका सब्जेक्ट 1 और हिज एडवाइजर्स हो गया आपका सब्जेक्ट 2। कनेक्टिव हो गया आपका अकम्पनीड बाय, ये है आपका कनेक्टिव। ये वो एक्सप्रेशन है जो एंड की तरह ही 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। रिमेंबर हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि ऐसे कनेक्टिव्स जो एंड की तरह ही 2 सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, बट उनको सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाता है। वो जुड़ तो जाते हैं साथ में, लेकिन सब्जेक्ट जो होता है वो यही ट्रीट किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली वर्ब डिसाइड होता है। सो सब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। सो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है द प्रेसिडेंट, उसी के हिसाब से वर्ब लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में वर, आर, वॉज और बोथ ए एंड सी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसमें यहाँ पे एक वर्ड और है विच इज दिस।
प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा चेंज होता है, मैं दोबारा से ये वर्ड यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, ENROUTE, ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन रूट होता है। आप इसको जब लिखते हैं तो ये एन रूट लिखा जाता है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन और रूट होता है। और रूट का मतलब होता है ऑन द वे टू अ पर्टिकुलर प्लेस, रास्ते में, ऑन द वे, ट्रैवलिंग जब आप कर रहे होते हैं तब। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ये सब हमने डिस्कस किया। अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, अकम्पनीड बाय एडिशनल था, डैश ऑन रूट टू यूरोप, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब अगर आपको चूज करना है, चाहे ये वर्ड होता नहीं होता, सेंस नहीं बन रहा था इसलिए ये वर्ड ऐड किया गया है, और आपके एग्जाम में भी यही पूछा गया था, यही वाला क्वेश्चन था। बट इसमें अगर आपको चूज करना हो तो प्रेसिडेंट के हिसाब से अगर चूज करना है तो वर अगर आप चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आर चूज करेंगे तो भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा। सो हमें तो प्लूरल वर्ब चूज नहीं करना है, प्रेसिडेंट के साथ में आप सिंगुलर ही चूज करेंगे, द प्रेसिडेंट, या तो वॉज चूज करेंगे या फिर बोथ ए एंड सी। तो अगर ए और सी दोनों करेक्ट होता तो वर और वॉज, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे अगर हम वर और वॉज दोनों ही चूज कर लेंगे तो। सो द आंसर शुड बी सी, विच इज वॉज। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ये ब्रैकेट में हो गया, अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, वॉज ऑन रूट टू यूरोप। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सो हियर इन द एक्सप्लेनेशन आई हैव जस्ट रिटन कि अकम्पनीड बाय बिल्कुल उसी तरीके से रूल को फॉलो करेगा जो आपने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, ये भी उसी रूल को फॉलो करेगा, वेयर वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ये हम रूल नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज choose appropriate words to form a grammatically correct sentence। निमसेट 2013 का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया। देखते हैं। The decoration of the new house including the furniture and curtains dash and finish हो गया। सेम रूल रिपीट हो रहा है। अगर आपका एक रूल परफेक्ट है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर से 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। इनफैक्ट इसी ईयर में एक और भी क्वेश्चन आया था अलॉन्ग विद वाला, सेम, क्योंकि हम अलॉन्ग विद डिस्कस कर चुके हैं तो मैंने उस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड आए हैं, जो रिपीट हुआ है उसको इंक्लूड नहीं किया। सो 2013 में एक और क्वेश्चन था जिसमें अलॉन्ग विद के साथ में एक स्टेटमेंट था जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब अगेन से दोबारा से चूज करना था। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 अलॉन्ग विद का ऑलरेडी कर लिया था इसलिए मैंने उसको रिपीट नहीं किया। सो आपको चूज करना है द डेकोरेशन ऑफ द न्यू हाउस। अगेन जल्दी से इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, अकम्पनीड बाय, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, ये सारे जो हैं ये सब्जेक्ट 1 बन जाएगा। द डेकोरेशन ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड कर्टन्स, ये होना चाहिए सब्जेक्ट 2, बट हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे, हमें इस पे फोकस नहीं करना है क्योंकि हमको चूज करना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वर्ब चूज होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आइए देखते हैं। द डेकोरेशन ऑफ द न्यू हाउस इज मोर प्लीजिंग, आर मोर प्लीजिंग, इसको तो कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि डेकोरेशन के साथ आर नहीं लगेगा, इज और इज वाला ही लगेगा। तो या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ये तो नहीं होगा और आर प्लीजिंग भी नहीं होगा। अब बस हमारे पास 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। कितना टाइम लगा सॉल्व करने में, जब मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो भी इतना कम टाइम लग रहा है क्योंकि आपको रूल अब आता है। तो सोचिए अगर आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके का आएगा और आपको वो सेट एक्सप्रेशंस पता होंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत ही ज़रा सा टाइम लगेगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास सिर्फ 2 प्रॉब्लम है, एक मोर और मोस्ट जो कि लिखा हुआ है। एवरीवन नोज कि अगर आप मोर प्लीजिंग यूज करते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, और अगर आप मोस्ट प्लीजिंग यूज करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है। अब क्योंकि यहाँ पे किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ये इंक्लूडिंग है, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एंड द डेकोरेशन ऑफ द न्यू हाउस इज मोर प्लीजिंग, तो आगे स्टेटमेंट होना चाहिए कंपैरिजन वाला जिसमें दूसरी चीज़ के साथ में कंपैरिजन हो, कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर थिंग या फिर दैन ये वाली चीज़। लेकिन क्योंकि वो नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है विच इज़ दिस वन, और यही ऑप्शन करेक्ट होगा, इज मोस्ट प्लीजिंग। ओके,
समझ में आ गया ये? एक तो इसमें मोर और मोस्ट है जो कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, और दूसरा इसमें जो आया है वो है रूल नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, जिसमें इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाय, अलोंग विथ यूज किया गया था। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी वन ऑफ देम, ये 2011 में पूछा गया है, 2011 में। मैंने इसको अरेंज इस तरीके से किया है कि जो रिसेंट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले आपको बताए हैं, और उसके बाद धीमे धीमे करके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में और क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कस किया। सो एवरी वन ऑफ देम डैश टू द म्यूजिक एवरी डे, इसको तो भूलिएगा मत कि लिसन के बाद हमेशा टू एज अ प्रेपोजिशन लगता ही लगता है। लिसन टू समथिंग, लिसन टू द म्यूजिक, लिसन टू द न्यूज़। तो कभी भी अगर ग्रामर का एरर में ये आएगा तो आपको टू ज़रूर मिलना चाहिए सेंटेंस में, इसको ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया लिसन टू की बात। अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। सो एवरी वन ऑफ देम डैश टू द म्यूजिक एवरी डे। सो एवरी वन ऑफ देम, सो हर एक पर्सन, एवरी वन, सो सारे के सारे लोग लिसन टू द म्यूजिक एवरी डे या लिसन्स टू द म्यूजिक एवरी डे, बस इन्हीं दोनों में से आपको चूज करना है, क्योंकि एवरी वन ऑफ देम लिसनिंग तो नहीं होगा, क्योंकि लिसनिंग अगर लगाते हैं हम आईएनजी फॉर्म तो हमें इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ तो चाहिए, जो कि नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। वी कैन ईजिली चूज, हम दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आराम से चूज कर सकते हैं। सो अगर आपको इस क्वेश्चन में एवरी वन ऑफ के साथ में चूज करना है, सो लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ईच ऑफ और एवरी ऑफ के बाद में आप क्या चूज करते हैं। लेट्स सी इन द एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस में ईच और एवरी मिलता है, साथ में वन ऑफ मिलता है, या फिर हो सकता है आपको ईच और एवरी मिले, ऑफ मिले और साथ में कोई प्रोनाउन मिल जाए, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में था, देम यूज किया गया है उस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का कोई स्टेटमेंट मिलता है, ईच वन ऑफ, कोई डिटरमाइनर लगा हुआ है साथ में द, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको समझने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप ये रूल बनाते हैं, मतलब यूज करते हैं। ईच और एवरी सेंटेंस में दिया है, उसके साथ में ऐड किया गया है वन ऑफ द, जो कि आप वन ऑफ द पढ़ते थे बिल्कुल वैसे ही। सो एवरी वन ऑफ द या ईच वन ऑफ द। अगर आपको उसके बाद नाउन चूज करना है, द नाउन शुड बी प्लूरल एंड इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे नीचे मैंने मेंशन कर रखा है दैट इट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। तो आप इज चूज कर सकते हैं, आप वॉज चूज कर सकते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर कोई मेन वर्ब दिया हुआ है, इट कैन बी एनी वर्ब, तो मेन वर्ब आप यूज करेंगे एस लगाकर, क्योंकि तभी वो एक सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। इन केस यू आर गेटिंग अ प्रोनाउन, तो आपको प्रोनाउन चेक कर लेना है कि प्रोनाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए, और अगर इस तरीके का फॉर्मेट मिल रहा है जैसे कि वन ऑफ द के साथ में मिल रहा है, तो भी नाउन जो यूज्ड है वो प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल नाउन यूज होगा और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सो द क्वेश्चन वॉज एवरी वन ऑफ देम, the question is that every one of them dash to the music every day। अब मैंने आपको listen to तो समझा दिया है कि listen के बाद to लगता ही लगता है। We just have to choose between listen and listens। अब every मिल गया आपको सेंटेंस में, one of मिल गया, और one of के बाद में ये एक pronoun used है, noun नहीं used है, pronoun used है, लेकिन them जो है वो एक plural pronoun होता है। सो ये समझ में आ गया आपको। अब अगर इसके साथ में हमें चूज करना है, वी नीड टू चूज अ सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब हमारे पास में यहाँ पे आपको इज, वॉज नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब यूज किया गया। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं किया, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए थे वो हेल्पिंग वर्ब वाले किए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मेन वर्ब के साथ में। सो मेन वर्ब में आप क्या करेंगे, एस लगा देंगे। अब अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ही के साथ में क्या लगेगा, लिसन्स लगेगा या लिसन लगेगा। सो ही के साथ लिसन्स लगेगा, और ही जो है सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब चूज करना है, आप लिसन्स चूज करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैंने कुछ 7 क्वेश्चंस आज के वीडियो में लिए हैं, जिसमें मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ रूल्स समझाने की कोशिश की है। देयर आर 3-4 रूल्स, 5 रूल्स जो हमने हर क्वेश्चन के साथ में
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त देखा है, समझा है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से आपको ये रूल्स समझ में ज़रूर आए होंगे, और बाकी के जो रूल्स हैं जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही बताऊंगी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आप एज अ टॉपिक पढ़ लेते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।